नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वाली क्लास में सुप्रीम कोर्ट हुआ था कंप्लीट। आज जो ये क्लास रहेगी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय की यानी कि क्या इसकी संरचना है, पहले कौन से उच्च न्यायालय खोले गए थे पहली बार में, और टोटल कितने हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, कितना टाइम पीरियड रहता है। इससे इतर भी यानी कि इसके अलावा जो जिला न्यायालय हैं यानी कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश और उससे अलग जितने भी उस पर काम करने वाले होते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी, यानी कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है। तो आज जो रहेगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और ये बात भी आपको पता होगी कि अब जो फिलहाल में उच्च न्यायालय हैं 25 हैं फिलहाल में, यानी कि प्रत्येक राज्य में लगभग लगभग एक उच्च न्यायालय है। अब कई राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों का मिलकर एक ही बनाया हुआ है। तो पहले उच्च न्यायालय, पहले 3 उच्च न्यायालय, पहले तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पोस्ट की, यानी कि हाई कोर्ट का स्थान। पहला आर्टिकल 214 है, यानी कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट है। बस दो ही डिजिट का आगे वाली जो दो डिजिट हैं उनका ही अंतर थोड़ा सा, उसमें 124 है सुप्रीम कोर्ट और ये अनुच्छेद 214 है हाई कोर्ट। ठीक है। एक है आर्टिकल 231, 231 आर्टिकल 231 बोलता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था। और ये व्यवस्था 7वां अमेंडमेंट 1956 वाला जो अमेंडमेंट किया गया था, 7वां वाला, तो उसमें ये व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। और ये अमेंडमेंट किया गया था तुम्हारा संविधान संशोधन संविधान संशोधन। तो ये 7वां संशोधन, 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956,
इसमें क्या किया गया था, यही व्यवस्था दी गई थी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि 7वां अमेंडमेंट 1956 भी इसी बात को बोलता है, जो आर्टिकल 231 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 7वें अमेंडमेंट के द्वारा 6 स्टेट और 14 स्टेट और 6 यूटी, यानी कि 14 बड़े राज्य और 6 तुम्हारे जो कौन से हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 7वें अमेंडमेंट के द्वारा। ये 7वें अमेंडमेंट के ही द्वारा तुम्हारे जो ये व्यवस्था है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये वाली व्यवस्था। तो अमेंडमेंट और आर्टिकल एक ही बात को बोलता है। ठीक है जी, ये तो हो गए तुम्हारे दो बातें भाई। एक तो 214 में इसकी क्या है, यानी कि हाई कोर्ट होगा 214 के अनुसार, और 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होगा। अच्छा, अब पहले बात करते हैं कि टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं। जब हाई कोर्ट की बात ही चल रही है तो कितने हाई कोर्ट हैं। पहला, टोटल है 25। 25 टोटल। पहले 3, अब ये बात तो कई कई बार रिपीट हो चुकी है कि पहले 3 कौन से हैं। पहली वाली क्लास में हो चुका है और एक बार बीच में भी ये हो चुका था, और मद्रास वाला और इलाहाबाद वाला 1866 में, जो उत्तर प्रदेश वाला है। ठीक है जी। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास पहले 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा। और जो इनकी डेट है, खास बात यह है कि इनके जो सन हैं खोलने के या बनाने के वो सेम है, बाकी डेट इनकी चेंज है। तो ये 2 जुलाई पहला वाला, और ये 14 अगस्त और 15 अगस्त। 14 अगस्त और ये 15 अगस्त। और ईयर 1862, 1862, 1862। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में खोला गया था। और जो कलकत्ता वाला हाई कोर्ट स्थापित किया गया था, तो इसके जो पहले न्यायाधीश बनाए गए थे वो बर्नेस पिकॉक बनाए गए थे कलकत्ता वाले के। तो टोटल कितने, 25। पहले 3 कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद में पहला पॉइंट, न्यायाधीश ओब्लिक न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट्स के अंदर वो, और जो न्यायाधीश होंगे वो कैसे चुने जाएंगे और कौन इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो एक काम करते हैं, पहले करते हैं न्यायाधीश की बात। जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट का एक ही न्यायाधीश होगा, उसके इतर जो न्यायाधीशों की बात करेंगे। तो पहला ए, न्यायाधीश की नियुक्ति। ए है पहला न्यायाधीश या न्यायाधीश, यानी कि जो ये न्यायाधीश होगा, 25 हाई कोर्ट हैं, 25 के अलग अलग हैं सबके। तो इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो नियुक्ति इसकी, यानी कि इसकी नियुक्ति में एक तो राष्ट्रपति होता है,
यानी कि नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, प्लस राज्यपाल होता है, प्लस जिस उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की जा रही है। भाई मान लो हरियाणा वाले न्याय हाई कोर्ट में, जो पंजाब और हरियाणा वाला है, भाई उसमें की जा रही है, तो उसके जो बाकी न्यायाधीश होंगे नीचे वाले, उनकी सलाह राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राज्यपाल प्लस बाकी न्यायाधीश, बाकी न्यायाधीशों की सलाह संबंधित राज्य, यानी संबंधित राज्य का क्या मतलब है कि जिस राज्य में ये कार्य चल रहा है, जिस राज्य के न्यायाधीश की बात एलिमिनेशन की, सॉरी उसकी इलेक्टेड की चल रही है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की सलाह होती है, प्लस जो बाकी न्यायाधीश होते हैं बोर्ड के वाले नीचे वाले, तो उन सब की सलाह इसमें होती है। और शपथ कौन दिलाता है इसको? तो शपथ दिलाता है इसको राज्यपाल, राज्यपाल। तो ये संरचना इसकी रहेगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सलाह राज्यपाल की होती है उसमें, प्लस जिस राज्य में, जिस राज्य की उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है और उसके बाकी के न्यायाधीश, यानी कि ये सब सहमत होंगे तो उसका नॉमिनेशन कर दिया जाएगा न्यायाधीश का। अब ये लिखना है हमको, कैसे लिखेंगे इसको? पहला पॉइंट, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की सलाह पर, सलाह पर, इससे इतर या इससे अलग, इससे इतर या फिर अलग भी उसमें न्यायालय के बाकी न्यायाधीशों की सलाह होती है, सलाह होती है। तो इतनी बड़ी कोई बात तो है नहीं जो समझ में नहीं आई होगी, दो दो तीन तीन बार ये बता दिए। तो ये जो उच्च न्यायालय है, कोई सा भी उच्च न्यायालय की बात चल रही हो, सलाह होती है संबंधित राज्य, संबंधित राज्य का मतलब है कि जिस राज्य में हाई कोर्ट के लिए ये कार्य किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा न्यायाधीश का। इसी पर यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी शपथ, शपथ कौन दिलाता है इसको? शपथ, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई व्यक्ति, या राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति, नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति, ठीक है। ये हो जाएगा शपथ का। तीसरी बात करते हैं इसकी टेन्यूर, पदावधि, पदावधि। तो पदावधि इसकी अधिक से अधिक 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की
उम्र तक और अधिक से अधिक 62 वर्ष की उम्र तक, यानी कि ये इसकी पदावधि हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इसकी योग्यता की, भाई क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बनने के लिए। वैसे हालांकि एलिजिबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट कराया था तो उसमें भी हो चुकी है एक बार, पर कोई नहीं, जब टॉपिक चल रहा है तो यहीं पर भी लिख ले दोबारा से। डी, योग्यता। योग्यता योग्यता इसकी रहेगी किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष किसी न्यायिक 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 जगह पर कार्य किया हो, यानी कि कोई ऐसी जगह जो सरकार के कोर्ट वगैरह होते हैं तो वहां पर 10 वर्ष न्यायिक जगह पर कार्य किया होना चाहिए, और वहां पर भी कोई ऐसी खास वो नहीं लगा रहा कि भाई इसी पोस्ट पर वो होना चाहिए, पर 10 वर्ष कम से कम उसने कार्य किया हो, उस जगह का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। दूसरा, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो किसी भी न्यायालय में, अगर इतनी कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो उसका चयन निश्चित होगा। तो ये हो जाएंगी इसकी शपथ, पदावधि और योग्यता। और बाकी ये जो 3 चीज हैं, शपथ, पदावधि और योग्यता, भाई अब तो ये न्यायाधीश की बात चल रही है, इससे अलग जो बाकी न्यायाधीश हैं उसकी शपथ वही कराएगा, उम्र भी उनकी वही रहेगी, प्लस ये जो नीचे वाली एलिजिबिलिटी है बाकी सब उसकी सेम रहेगी, लेकिन उसका चेनिंग जो दिक्कत होती है, चेनिंग यानी कि जो चेन की प्रक्रिया उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। उसकी बात करते हैं बी, यानी कि न्यायाधीशों। बी, न्यायाधीश। न्यायाधीशों का की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की सलाह होगी, प्लस जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह होगी। 3 होंगी। एक तो राष्ट्रपति, पहली तो कौन है भाई, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, ये पहले वाली जो कंडीशन बताई थी यहां पर उसमें भी सेम है, प्लस राज्यपाल की सलाह होगी, तो वो राज्यपाल यहां पर भी था, प्लस जो मुख्य न्यायाधीश है उस उच्च न्यायालय का, तो उस मुख्य न्यायाधीश की क्या रहेगी उसमें, उसकी सलाह रहेगी। और पहली वाली कंडीशन में क्या चेंज हो गया था, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी जगह पर बाकी सब न्यायाधीश थे, तो वो व्यवस्था यहाँ पर जब की गई थी, तो बस इसका फर्क है कि वहां पर तो जो है बाकी सब न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का चयन करते थे, और
जब न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश का चयन होता है तो फिर मुख्य न्यायाधीश उसमें पार्टिसिपेट करता है सलाह के लिए। तो ये 3 चीजें। तो पहला पॉइंट ए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल की सलाह पर प्लस तीसरा उसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह होती है। उसमें तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह होती है। बी शपथ कौन दिलाता है? पहली वाली कंडीशन की तरह सेम राज्यपाल ही दिलाएगा या कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा। तीसरा शपथ, इसके बाद योग्यता। सी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है जी, ये तो पहले भी सेम थी, तो बाकी सब सेम ही रहेंगी, पहली वाली भी और ये भी। दूसरी, किसी लाभ के पद पर ना हो, 10 वर्ष न्यायिक विभाग में रहा हो, न्यायिक विभाग में कार्य किया हो, तीसरी, 10 वर्ष अधिवक्ता या वकील रहा हो, अधिवक्ता या वकील रहा हो, अधिवक्ता या फिर वकील रहा हो। तो ये सब कंडीशन जो बाकी न्यायाधीश होंगे तो उनमें से किसी एक के लिए ये कंडीशन फॉलो करती हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी न्यायाधीश जो बाकी नीचे वाले होते हैं उनकी नियुक्ति एक बार होती है, ऐसा तो है नहीं। बाकी एक दो हटते रहते हैं और उनकी जगह पर दूसरे आते रहते हैं, उनकी कंडीशन होती रहती है सेट। ठीक है जी, ये हो जाएंगे तुम्हारे इनकी कि भाई कैसी व्यवस्था होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। अब जो इससे आगे पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये कि इनकी रिमूवल सिस्टम क्या है, कि कैसे हटाया जाता है इनको। कभी भी हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जाता है इनको? हटाएगा कौन? हटाएगा राष्ट्रपति। और किसकी सलाह लेनी होती है उसमें? क्या राष्ट्रपति हटाता है? ऐसा ही होता है? और कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति से अलग और भी को हटा दे इनको? तो जी बिल्कुल होती है, और दूसरी व्यवस्था भी है इनको हटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में तीसरी
यानी कि रिमूवल सिस्टम ऑफ न्यायाधीश। सी, सी, न्यायाधीश या न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। भाई एक तो ऐसा हो सकता है कि जो न्यायाधीश है या न्यायाधीशों में से कोई भी हो, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, तो उसका रिमूवल सिस्टम एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि भाई वो अपने मन से हट सकता है। दूसरा ये है कि संसद के द्वारा उसको हटाया जाता हो विशेष बहुमत के द्वारा, या तो वो अपनी मनमर्जी से त्याग पत्र दे दे, दूसरा, या फिर उसको संसद के द्वारा हटाया जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा। तो पहली, या फिर 62 वाली प्रक्रिया वो उसकी हो गई हो, तो पहली ए पॉइंट इसमें, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से त्यागपत्र देकर त्यागपत्र देकर त्यागपत्र देकर पद खाली कर सकता है। कर सकता है। त्यागपत्र किसको देकर? राष्ट्रपति को देकर। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा बी, बी, संसद के द्वारा संसद के द्वारा विशेष बहुमत से हटाकर खाली किया जा सकता है। कि संसद के द्वारा उसको खाली किया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत है। कई बार बता दिया कि विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट आता है, महाभियोग, उसके लिए कैसी व्यवस्था है। पिछली वाली वीडियो में सब कई बार बता दिया है, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे अब। दूसरा, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, या फिर सी, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई मुख्य न्यायाधीश रहता हो उच्च न्यायालय का, उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया हो, भाई जब भी तो खाली हो सकता है उसका पद। यानी कि कोई उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, उसको हायर कोर्ट में भेज दिया हो तब भी तो खाली हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में। हायर कोर्ट कौन सा फिर उससे? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया हो तब खाली हो सकता है, या फिर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे वाले उच्च न्यायालय में कर दिया हो, तो ये भी हो सकती कंडीशन। उसका उसकी उसकी पदोन्नति पदोन्नति हायर कोर्ट में हायर कोर्ट में हो जाने, या उसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किसी दूसरे उच्च न्यायालय में
कर दिया हो, उच्च न्यायालय में कर दिया हो, कर दिया हो, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। भाई अपनी मर्जी से त्याग पत्र देकर खाली कर सकता है, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, या दूसरे हो सकता है कि संसद उसको हटाना चाह रही हो तो फिर विशेष बहुमत से संसद उसको हटाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी पदोन्नति किसी हायर कोर्ट में हो गई हो, या फिर उसका ट्रांसफर उस हाई कोर्ट से बाकी किस में कर दिया हो, तो ये भी खाली होने की कंडीशन होती है उसकी। अब ये इसकी नियुक्ति, इसकी रिक्ति, इसका टाइम पीरियड, इसकी शपथ, तो ये टॉपिक तो हो चुका है अब कंप्लीट। अब इसके आगे बात करेंगे जो तुम्हारे जिला न्यायाधीश होते हैं, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत, या फिर उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है उसको चयन करने के लिए। तो इससे आगे अब बात करेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233, 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो, जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति का इसका जिला न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति को कौन से वाले अनुच्छेद में हम रखते हैं, तो ये 233 है। एक आर्टिकल 220 और इम्पोर्टेंट है तुम्हारा इस उच्च न्यायालय से, 220 या फिर ये 233, दोनों इंपोर्टेंट है। तो 233 में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है, तो जो ये होते हैं जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के। तो नियुक्ति कौन करता है इनकी, फर्स्ट यानी कि ए पॉइंट से, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है नियुक्ति। दूसरा, जिला जज बनने के लिए, जिला जज बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में, किसी न्यायालय में, किसी न्यायालय में 7 वर्ष अधिवक्ता या वकील रहा हो, 7 वर्ष अधिवक्ता या वकील रहा हो, वकील रहा हो। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम किसी न्यायालय का 7 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएंगी 233, और पूछा भी कई बार गया है ये तुम्हारा। जिला राज्यपाल करता है,
न्यायाधीश की सलाह पर एक और बात कर लेते हैं। 220 आर्टिकल 220 आर्टिकल 220 ये होता है तुम्हारा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वो कौन से प्रतिबंध हैं? आर्टिकल 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगाए गए कुछ इंपोर्टेंट प्रतिबंध, तो वो कौन से प्रतिबंध हैं? तो आर्टिकल 220 क्या है? न्यायाधीशों पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगे प्रतिबंध उच्च न्यायालय से, ये ऐसे नहीं, उच्च न्यायालय से रिटायर न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय से रिटायर्ड न्यायाधीशों पर प्रतिबंध प्रतिबंध यानी कि उच्च न्यायालय से जो रिटायर न्यायाधीश हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वो कौन से प्रतिबंध हैं? तो एक तो ये है, पहला, कि जिस न्यायालय से वो रिटायर है, भाई मान लो हरियाणा वाले से वो हुआ है, तो फिर वो हरियाणा वाले जो हाई कोर्ट है उसमें वो वकालत नहीं कर सकता। पहला तो ये है कि जिस, एक रफली समझा देते हैं, जिस न्यायालय से वो रिटायर है उसमें वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ है वो वहां पर भी वकालत नहीं कर सकता, जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां भी वकालत नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि जहां उसका ट्रांसफर है वहां भी नहीं कर सकता, जिस न्यायालय से वो रिटायर है वहां भी नहीं कर सकता। तीसरा, तीसरा उससे नीचे के, उससे नीचे के न्यायालयों में भी, उससे नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनमें भी नहीं कर सकता, न्यायालयों में भी नहीं कर सकता वकालत। तो फिर भैया करता कहाँ है? भाई कोई तो ऐसी जगह होती होगी जहां वो करता होगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। चौथा, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, वकालत कर सकता है। ये है तुम्हारा अनुच्छेद 220। क्या होता है? यानी कि उच्च न्यायालय से रिटायर्ड न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो ये 4 पॉइंट हैं, तो इनको अब एक बार मिटा करके ठीक तरह से लिख देते हैं कि जिस न्यायालय से रिटायर है उसमें वकालत नहीं कर सकता। दूसरा, जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ है वहां भी नहीं कर सकता। और जिस उच्च न्यायालय में हरियाणा वाले में है तो उससे नीचे वाले के जितने
न्यायालय हैं उनमें भी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन करता सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकता है। या फिर उससे अलग जो हाई कोर्ट हैं, भाई हरियाणा वाले में कर रहा तो हरियाणा वाले से जो अलग हैं उनमें कर सकता है। ठीक है जी। तो ये है तुम्हारा 220। इसको लिख लो आप, कैसे लिखेंगे अब। पहला पॉइंट, वह न्यायाधीश वह न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय से रिटायर है, उसमें ऐसा करो, रिटायर एक ही पॉइंट में आ जाएगा सब। ये रिटायर है या जहां ट्रांसफर हो चुका हो, ट्रांसफर हो चुका हो, या उससे नीचे के न्यायालय, या उससे नीचे के न्यायालय। भाई जिस उच्च न्यायालय से वो रिटायर है वहां भी नहीं कर सकता, या जहां ट्रांसफर हो गया वहां भी नहीं कर सकता, या उससे नीचे के न्यायालय वहां भी नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट, न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। फिर कहां करता है? दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में तथा अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है। वकालत कर सकता है। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 220। 233 हो चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगली, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय घोषित करता है। ऐसे ही यहां पर उच्च न्यायालय के लिए ये टर्म यूज होगी कि अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय है। और अभिलेखों का न्यायालय क्या होता है? इनकी जो आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसकी लिखित व्यवस्था आपको मिलती है, या फिर वो लिखित में उसका ऑर्डर मिलता है। आप कभी भी उसकी जांच पुनः करा सकते हैं देख करके। दूसरा, ये कितने पॉइंट हो गए हैं ये? सी। और ये तुम्हारा पॉइंट डी। और ये तुम्हारा ई। और एफ। अब करेंगे एफ। एफ इसमें आएगा तुम्हारा उच्च न्यायालय का, पहले करेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसको बाद में करेंगे। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कि भाई कहां कहां चला सकता है अपनी ये उच्च न्यायालय।
जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो सभी में चला सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है और उससे नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो तो सब में चला सकता है। तो ऐसे ही उच्च न्यायालय कहाँ अपनी बात मनवा सकता है? तो पहला, अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में। दूसरी, बी, राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में कोई मामला गड़बड़ हो गया है राज्य की लोक सेवा में, तो उससे संबंधित मामले। सी, राज्य की सांसद और विधायक, विधायकों के विवादित मामले, विवादित मामले, या फिर डी, विधानसभा के विधानसभा के संवैधानिक या और कोई मामले, कि भैया यहां यहां ये अपनी बात मनवा सकता है। तो उच्च न्यायालय के ये क्षेत्राधिकार हैं कि भाई यहाँ यहाँ ये अपनी बात मनवा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय का कोई मैटर हो, राज्य लोक सेवा आयोग में कोई मामला हो, एमपी या विधायक का कोई मामला हो, या फिर विधानसभा में कोई मामला हो, तो यहाँ ये अपनी बात मनवा सकता है। अगला, एफ से आगे जी, जी पॉइंट, जी, ये आएगा तुम्हारा उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के वो तो बता दिए क्षेत्राधिकार हो जाएंगे, ये तो नहीं, ये नहीं है, हो गया ये तो। ये है तुम्हारा उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना, अभिलेखों का न्यायालय होना। वहां भी बताया था ना ये, सुप्रीम कोर्ट में 129 है भाई, सुप्रीम कोर्ट में ये 129 था, और यहाँ ये कौन सा है, यहाँ ये 215 है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये तुम्हारा आर्टिकल 215 है, यानी कि उच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों का न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट में खूब ठीक तरीके से बताया था। और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखों का न्यायालय होना अनुच्छेद तुम्हारा 129 था। ठीक है जी, उच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना। जी, एच, एच, उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यों में समीक्षा करना।
भाई ये काम भी तो करना है इसे। जैसे सुप्रीम कोर्ट कब करता है? अनुच्छेद 137, यानी कि केंद्र सरकार कोई कानून लेकर के आती है और उसकी जांच भी तो करता है वो। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137 यूएसए से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट वाला। ऐसे ही उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यों में समीक्षा करना। तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां ये कर सकता है? तो ए पॉइंट, राज्य की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा बनाया गया कोई विधेयक या बिल भी बोल देते हैं उनको, कोई विधेयक या बिल जो पब्लिक के अगेंस्ट हो, यानी कि भाई वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है वो बिल, तो पब्लिक के अगेंस्ट हो, उसको डिसमिस करना, या फिर उसको खत्म करना, या फिर उस पर अपनी जांच करना। तो ये उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यों में समीक्षा करना। आई। मैम या पंखा ये चला दो। आई, उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के मूल अधिकार या प्लस अन्य मामलों पर रिट लगाने की शक्ति। और सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये बात? अनुच्छेद 32 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 में लगा सकते हैं। और यहाँ ये कौन सा है? और यहाँ ये आर्टिकल 226 में, उच्च न्यायालय 226, 226 में, यानी कि मूल अधिकार या कोई ऐसे मैटर जिनमें पब्लिक के अगेंस्ट कोई बातें हों, तो उसमें उच्च न्यायालय में व्यक्ति के द्वारा क्या लगाई जाती है? रिट लगाई जाती है। 5 एप्लीकेशंस। तो कौन सा अनुच्छेद है? 226। कई बार बता दिया है पिछले वाली वीडियो में। तो ये उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। अब तो है ही गयो कंप्लीट ही हम कहा। तो ये है हाई कोर्ट की डिटेल कि भाई क्या है, प्रोसेस कैसी है, कहां से है, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए। और को रह गया होगा तो कल वाली वीडियो में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट ही है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार रिवर्स क्रॉस करके इसको, भाई कौन से पॉइंट्स रह गए हैं।
ठीक है। ये देखिए 214 में इसकी पोस्ट है, यानी कि कहाँ इसका स्थान है। आर्टिकल 214, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान प्लस ये अमेंडमेंट भी इसी बात को कहता है। और पहले 3 उच्च न्यायालय, टोटल कितने हैं? 25। न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले न्यायाधीश की है, इसकी शपथ, इसकी पदावधि, इसकी योग्यता। उसके बाद में बाकी जो न्यायाधीश हैं या उसके लिए क्या यूज करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? शपथ, योग्यता, ये हो चुकी है। ठीक है जी। इसके बाद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, न्यायाधीश की सलाह पर। क्या उसकी एलिजिबिलिटी है? आर्टिकल 220 उच्च न्यायालय से रिटायर्ड न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कहाँ अपनी बात मनवा सकता है। उच्च न्यायालय का अभिलेखों का न्यायालय होना। 215 उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यों में समीक्षा करना। कोई बिल वगैरह बने दिक्कत है तो उसको सही करना। और उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार प्लस अन्य मामलों में रिट लगाने की शक्ति अनुच्छेद 226 में ये है। ठीक है, इसके बाद कल कराएंगे।